हेलो बच्चों, आज हमें शुरू करना है बच्चों अपना नया चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का। इस चैप्टर का नाम है बिजनेस साइकिल्स। लास्ट लेक्चर तक हम अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, तो फटाफट से रजिस्टर निकाल लो बस बच्चों अपना। और आज मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। आपके पास भी ये सेम मटेरियल है, अपना मटेरियल ओपन कर लेना और जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट मैं मार्क करूंगा, आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि इसको अपने रजिस्टर में नोट करना है, वो सारी ही चीजों को अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट करना। और लेक्चर के एंड में मैं आपसे व्हाट्सएप पर मंगवाऊंगा कि आपने अपने नोट्स में क्या लिखा है, उसकी इमेजेस आपको भेजनी पड़ेंगी। तो प्रॉपर नोट्स बनाने हैं अपने वही इकोनॉमिक्स के रजिस्टर में। जो जो चीजें मैं बोलूंगा वो प्रॉपरली लिखनी है और सारी चीजें हम समझेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की। आ जाओ मेरे साथ। तो इस चैप्टर का बच्चों नाम है बिजनेस साइकिल्स, ठीक है ना। बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है बच्चों? साइकिल बेसिकली क्या होती है? एक साइकिल क्या है? आप देखते ही हो बचपन में साइकिल कैसे बनाते थे हम। ये साइकिल होती थी, है ना, ऐसी सी कुछ। तो साइकिल मतलब समझ लो एक सर्कल को साइकिल बोलने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। साइकिल मतलब क्या? सर्कल। कि आज कभी ऊपर है हम, तो फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा यहां आ गए, फिर बिल्कुल नीचे आ गए, फिर वापस यहां आ गए, फिर ऊपर पहुंच गए। तो साइकिल मतलब सर्कल। और सर्कल की खासियत क्या होती है कि सर्कल हमेशा ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, बिल्कुल पीक पर भी जाएगा और बिल्कुल बॉटम पर भी आएगा। तो इसी प्रकार से जो बिजनेस होता है, जो व्यापार हम करते हैं, उस बिजनेस में भी साइकिल्स चलती हैं। यानी कि बिजनेस कभी बहुत ऊपर भी जाएगा और फिर बहुत नीचे भी जाएगा, बहुत ऊपर भी जाएगा, बहुत नीचे भी जाएगा। तो इसी पर एक चैप्टर बन गया जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। तो इसमें आप देख रहे हो बच्चों कि बिजनेस साइकिल में हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं। 5 चीजें इसमें हमें पढ़नी है। एक तो है बेसिक मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल। बेसिक मीनिंग में आपको ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बस एक बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि बिजनेस साइकिल होती क्या है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। यानी कि बिजनेस साइकिल में क्या क्या पड़ाव होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। फीचर्स जो होंगे बच्चों बिजनेस साइकिल के, वो बहुत ही छोटे और बहुत ही आसान होंगे, फिर हम उनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद कुछ कॉजेस पढ़ेंगे बिहाइंड दीज साइकिल्स। यानी ये जो बिजनेस साइकिल्स होती हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव, ये जो चल रहा है बिजनेस में, इसके कारण क्या है, इसके कॉजेस क्या है, वो पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है हमारा बच्चों आगे बढ़ेगा। तो आपके पास भी बच्चों मटेरियल होगा, आप उसमें सबसे पहले आ जाना पेज नंबर 5.214 पर। यहां पर इंट्रोडक्शन दे रखा है हमें, तो पहले हम इसकी कुछ बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इसमें क्या लिखा है, एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग 1920s यूके सॉ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी, प्रोडक्शन लेवल्स एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। The growth was fueled by new technologies and production processes such as the assembly line. The economic growth also caused an unprecedented rise in stock market values. मतलब ये एक बेसिक बात बता रहा है कि 1920s में यूके में, मतलब जिसको आप इंग्लैंड बोल सकते हो, यूके में उस समय इतने प्रोडक्शन लेवल्स ज्यादा थे, इतना बढ़िया इकोनॉमी काम कर रहा था, हर स्टॉक के प्राइसेस ज्यादा थे। एक ऐसा दौर चल रहा था 1920s में। तो उस साइकिल को वो कहना चाह रहा है कि कभी कभी ऐसा दौर आता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है इकोनॉमी में। ऐसी पॉइंट 2 में दे रखा है, चाइनाज रीसेंट इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड फाइनेंशियल मेहम आर फॉस्टरिंग अ साइकिल ऑफ डिक्लाइन एंड पैनिक अक्रॉस। अभी कुछ साल पहले की ही बात है बच्चों कि चाइना के अंदर एक इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था। मतलब चाइना की इकोनॉमी बहुत स्लो चल रही थी, बहुत धीरे काम कर पा रही थी। And a panic across much of the world as countries of nearly every continent see escalating risk of prolonged slumps, political disruptions and financial losses. कहानी यही है कि आपको ये समझाना चाह रहा है कि एक दौर कभी ऐसा था 1920s में जब यूके में सब कुछ अच्छा चल रहा था, और एक दौर ये भी है जो अभी कुछ साल पहले चाइना में था जिसमें था इकोनॉमिक स्लोडाउन, मतलब सारी चीजें बेकार थी।
तो ये इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि कैसे कभी कभी दौर होता है बहुत अच्छा और कभी वो दौर होता है खराब। इसी चीज को साइकिल बोलते हैं और इसी पर ये चैप्टर है बिजनेस साइकिल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उसने वो ब्रीफ में ये सब बातें दे रखी हैं कि बिजनेस साइकिल मतलब ये कि कभी कभी अच्छा दौर भी आएगा और कभी कभी बुरा दौर भी आएगा। अच्छा दौर कुछ साल तक रहेगा, बुरा दौर भी कुछ साल तक रहेगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हमेशा अच्छा नहीं रह सकता, हमेशा बुरा नहीं रह सकता। ये साइकिल की तरह ऐसे बढ़ता घटता रहेगा। तो बच्चों अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फेजेस के बारे में। तो अब आपके रजिस्टर से एकदम तैयार है, निकाल लिए रजिस्टर? हाँ सर। तो रजिस्टर में सबसे पहले लिखना आप हेडिंग डाल के बड़ी सी, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, टॉपिक का भी नाम इसीलिए 1.1 है, यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है मेन, उसका नाम है फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के फेजेस क्या हैं? तो देखो बच्चों, बिजनेस साइकिल के फेजेस आपको लिखने हैं। नंबर 1, एक्सपेंशन, ऑल्सो कॉल्ड बूम और अपस्विंग। अपस्विंग पर फोकस करना। इसका मतलब ये, एक्सपेंशन मतलब किसका मतलब एक्सपेंशन होता है? किसी चीज का बढ़ना। तो बूम मतलब बहुत अच्छा हो रहा है और इसीलिए इसको बोलते हैं अपस्विंग, ऊपर जाना। तो एक स्टेज हो गई, इसका नाम है एक्सपेंशन। उसके बाद है सेकंड, पीक या बूम या प्रॉस्पेरिटी। बूम ऊपर भी लिखा है, आप कहोगे बूम यहां पर भी लिखा है, बिल्कुल सही बात है। बूम जो होता है वो ऊपर जाते हुए रास्ते को भी बूम कहते हैं, और जब हम बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो भी बूम ही है। लेकिन जब हम बिल्कुल अपने टॉप पर होते हैं उसको पीक बोलते हैं। पीक का मतलब बिल्कुल ऊंची चोटी, ऊंचाई वाला सबसे टॉप पॉइंट, उसको पीक बोलते हैं। तो शुरू के जो 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 फेजेस हैं, वो बेसिकली क्या है? एक्सपेंशन यानी कि बढ़ना 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 बढ़ना, जिसको अपस्विंग बोल रहे हैं, और पीक, पीक मतलब अब आप टॉप पर पहुंच चुके हो। उसके बाद है नंबर 3, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो कॉल्ड डाउनस्विंग और रिसेशन। रिसेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप बिल्कुल पीक पर पहुंच जाते हो, कोई भी चीज अपने जीवन के एटमोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, तो वहां से क्या होगा? उतार शुरू होगा, धीरे धीरे नीचे आना वो शुरू होंगे। तो इस नीचे आने के प्रोसेस को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन या डाउन स्विंग, मतलब नीचे आ रहे हैं, और इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में रिसेशन। और नीचे आते 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 आप बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पर जब पहुंच जाओगे कि बस अब तो खत्म, अब इससे नीचे नहीं जा सकते, बात खत्म हो गई, बात रुक गई, तो उसको बोलते हैं थ्रो, THOUGH, थ्रो। और उसको बोलते हैं डिप्रेशन, मतलब बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट, कि मतलब अब बिल्कुल नीचे हम आ चुके हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रॉ और इसको बोलते हैं पीक। तो सबसे ऊंची चोटी, ऊंचा पॉइंट मतलब पीक, और सबसे निचली चोटी मतलब ट्रॉ। इतना क्लियर? बात समझ आ रही है ना? अब देखो क्या लिखा है। द 4 phases of business cycles are shown in figure 1। वो मैं आपको भी नीचे दिखाता हूं। द ब्रोकन लाइन मार्क्ड ट्रेंड, इस ट्रेंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, ये भी मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा। रिप्रेजेंट्स, वो छोड़ दो आगे। द फिगर स्टेट्स, द फिगर स्टार्ट्स विद ट्रॉ, ये फिगर शुरू हुआ ट्रॉ से, यानी कि सबसे निचले पॉइंट से, सबसे निचले पॉइंट से, डिप्रेशन से। when the overall economic activities that is production and employment are, ब्लॉक बनाना, ये लिखना है आपको, at lowest level। ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखना है, सिर्फ वही लिखना है आपको। अभी तक सिर्फ लिखने हैं फेजेस, इन चारों फेजेस के नाम लिखने हैं, अभी तक सिर्फ ये लिखना है और कुछ नहीं लिखना, चारों फेजेस के सिर्फ नाम लिखने हैं, उसके बाद अभी बताऊंगा। तो देखो, लोएस्ट फेज पर शुरू होता है एज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सपैंड, जब धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू हुआ, द इकोनॉमी रिवाइव्स एंड इट मूव्स इनटू एक्सपेंशन पाथ, और फिर वो ट्रॉ से शुरू होकर ऊपर की तरफ आना लगा, यानी एक्सपैंड होना शुरू हो गया। तो एक बार डायग्राम देखते हैं, फिर लिखते हैं, फिर समझ में और अच्छा आ जाएगा। तो देखो, अब ये आया हमारा डायग्राम। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
देखो शुरुआत कहां से हुई, ट्रॉ से। ये समय है, मतलब जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता रहता है किसी बिजनेस का, उसकी साइकिल देखो कैसे चल रही है। सबसे पहले शुरुआत हुई ट्रॉ से। ट्रॉ मतलब कौन सा पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट, सबसे निचला स्तर। अब इसके नीचे जा नहीं सकते, बस इसके नीचे जा नहीं सकते, तो अब यहां से धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। इस बढ़ने की प्रक्रिया को देखो क्या लिखा है, यहां पे बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक है ना, एक्सपेंशन मतलब धीरे धीरे इकोनॉमी अब जो है पटरी पर आ रही है। तो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते अपने पीक पर आ गई, मतलब बिल्कुल हाई पॉइंट पर आ गई। उसका नाम क्या दे रखा है, पीक। अब उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली पीक पे आने के बाद धीरे 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 ये अब इकोनॉमी वापस नीचे आने शुरू होगी। तो इसका नाम दे रखा है कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि वापस से इकोनॉमी में उतार शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं रिसेशन। और फिर नीचे 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 आते हुए वापस से आप एक सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ जाते हो, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉ, यानी कि लोएस्ट पॉइंट। तो चारों चीजें क्लियर। तो इन्होंने दिखाया कि सबसे निचले स्तर से शुरू हुए, फिर एक्सपेंशन आया नंबर 1, फिर पीक आई नंबर 2, फिर कॉन्ट्रैक्शन आया नंबर 3, और वापस से फिर हम ट्रॉ पर पहुंच गए, निचले स्तर पर पहुंच गए। तो निचले स्तर से जब हम दोबारा से ऊपर उठना शुरू करते हैं तो ये फिर से एक्सपेंशन बन गया। और एक्सपेंशन को बोलते हैं बच्चों रिकवरी। इसे रिकवरी भी बोलते हैं। रिकवरी मतलब कि कोई चीज बिल्कुल धराशायी थी, नीचे पड़ी हुई थी, तो वहां से क्या हुई, धीरे धीरे उठनी शुरू हुई, तो उसको बोलते हैं रिकवरी हो। तो बस फिर ये एक्सपेंशन होना शुरू हुआ और ये वापस से आ गया पीक। पीक के बाद वापस गिरावट, फिर ये ट्रॉ, वापस उठना शुरू हुआ, फिर ये पीक। तो ऐसे जो है बिजनेस चलता रहता है। ये बिजनेस की साइकिल होती है। तो उतार चढ़ाव जो है बच्चों हर जीवन में आते हैं, हर किसी के, लिविंग नॉन लिविंग। तो इसी तरह बिजनेस के जीवन में भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उसी उतार चढ़ाव को नाम दे दिया साइकिल। अच्छा, अब इस साइकिल के अंदर एक ट्रेंड खोजने की कोशिश की जा रही है। ट्रेंड का मतलब ये कि भाई भी बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो क्या हम कभी 100 पर होंगे और 0 पर होंगे, फिर 100 पर होंगे, फिर 0 पर होंगे, यही चलता रहेगा? तो फायदा क्या बिजनेस करने का, कुछ ट्रेंड भी है कि नहीं? तो बच्चों इसको इन्होंने एक डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, जिसका कोई यूज नहीं है। वो ये दिखाना चाह रहा है कि अल्टीमेटली हम थोड़ा ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव तो आ रहे हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली कहां जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया ट्रेंड। हालांकि उसका इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बताने हेतु इन्होंने इस डॉटेड लाइन को नाम दे दिया ट्रेंड। ये दे रखा है बच्चों अपने को डायग्राम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब रजिस्टर में आपको क्या बनाना है, ये डायग्राम सुंदर सुंदर बनाना है। चलो अब एक एक करके इन फेजेस की डिटेल में जानकारी लेंगे और फिर आपको अच्छे से सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है ना। और जो जो पॉइंट्स मैं अब अंडरलाइन करूंगा वो आपको एक एक फेज के आगे अपने रजिस्टर में लिखने हैं। फिर एंड में देखेंगे कि किस बच्चे के नोट्स थे सबसे बढ़िया। तो देखो, सबसे पहले वो एक्सपेंशन के बारे में बता रहा है, फिर वो पीक के बारे में बताएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है ना। फिर आगे पढ़ेंगे तो रिकवरी और ट्रॉ के बारे में बताएगा। ठीक है ना। तो पहले हम एक्सपेंशन में देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा मतलब है एक्सपेंशन, मतलब सीधा मतलब ये है कि इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ रहा है, इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इकोनॉमी में प्राइजेस लेवल जो है वो बढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है बस। तो कह रहा है एक्सपेंशन फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट। ठीक है, ये लिखना है, कॉमा एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल्स, प्रॉफिट, राइजिंग स्टॉक प्राइजेस एंड बैंक क्रेडिट। मतलब कि सारी चीजें बढ़ रही हैं, लोन से लेकर, लोगों के खर्चे से लेकर, स्टॉक से लेकर, हर चीज, शेयर प्राइजेस से लेकर हर चीज इकोनॉमी में बढ़ रही है। दिस स्टेट कंटिन्यूज टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन इज एट मैक्सिमम पॉसिबल लेवल यूजिंग द अवेलेबल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। ये कॉमन पॉइंट है, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना। अब
सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करने वाला पॉइंट। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। ये बच्चों एक्सपेंशन की स्टेज ऐसी है जहां पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? जो लोग काम तो करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं पाता, उसको इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक तो होता है कि जी काम है हम करना ही नहीं चाहते, तो उसको तो बोलते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो तो लोग बेकार है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? जिसमें लोग काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिलता, तो वो इस स्टेज में ऑलमोस्ट जीरो होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इस स्टेज में होता है जीरो के आसपास, ऑलमोस्ट जीरो। सिर्फ थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो भी कौन सा होता है? या तो फ्रिक्शनल, भाई लोग एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे हैं तो 10 दिन के लिए खाली बैठे हैं, वो वाला फ्रिक्शनल, या फिर हो सकता है स्ट्रक्चरल। ठीक है ना, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, उस वजह से बेरोजगारी है। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब कि कुछ मान लेते हैं एक फैक्ट्री बंद हुई, उसकी जगह कोई और फैक्ट्री लगनी थी, तो उस दौरान बीच में 10 दिन वो खाली हैं, तो वैसा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इस स्टेज में जीरो होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है? या तो फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल, तो ये इसमें बात है। बाकी लिखा है देयर इज ऑल टुगेदर इंक्रीजिंग prosperity and people enjoy high standard of living due to high levels of consumer spending, business confidence, production, profit and investment। तो मतलब सीधा मुद्दे का पॉइंट इसमें ये कि एक्सपेंशन मतलब इकोनॉमी में सारी चीजें बढ़ रही हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, और इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है। फिर आते हैं फेज नंबर 2। अब बढ़ते 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 हम कहां पर पहुंच जाएंगे? अल्टीमेटली पीक पर। तो देखो इसमें लिखा है, अब ये लिखनी है सारी बातें जो मार्क करूंगा। पीक रिफर्स टू द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का जो सबसे टॉप पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पीक। इन द लेटर स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन इनपुट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड। अब बच्चों प्रोडक्शन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो एक पॉइंट पर आकर इनपुट मिलना जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। डिमांड तो उनकी बहुत होती है लेकिन मिल नहीं पाते। तो ये लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एज दे आर शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड एंड देयरफॉर इनपुट प्राइसेस इंक्रीज। तो इस वजह से इनपुट के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। Output prices also rise rapidly, leading to increased cost of living and greater strain on fixed income earners। तो धीरे धीरे बढ़ते 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 जब प्राइसेस इतने पीक पर पहुंच गए कि जो साधारण इनकम कमाते हैं, जो फिक्स्ड इनकम कमाते हैं, उनको लगता है कि महंगाई बढ़ गई, ज्यादा हो गए दाम, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को अब रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देते हैं। Consumers begin to review their consumption expenditure on housing, durable goods, etc। कंज्यूमर जो है वो सोचना शुरू करता है कि यार बहुत खर्चे हो रहे हैं, अब क्या करूं, तो वो रिस्ट्रिक्ट करता है अपने खर्चों को। बस तो सीधी बात यह है कि दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन। बस ये हाईलाइट कर लो और यही लिखना है कि पीक का मतलब ये कि बढ़ते 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 अब आप जितना बढ़ना था बढ़ चुके, अब आपके बढ़ने का अंत हो गया है, तो इसको बोलते हैं पीक। इट इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन। बस बाकी बातें नॉर्मल हैं। उसके बाद शुरू होती है गिरावट, जिसको हम बोलते हैं रिसेशन, या टर्म है एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या लिखा है देखो, द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि इकोनॉमी बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे। एज मेंशन्ड अबव, वंस पीक इज रीच्ड, इंक्रीज इन डिमांड इज हॉल्टेड। मतलब एक पीक पर आने के बाद डिमांड जो है वो रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग इन सर्टेन सेक्टर्स। तो फिर कुछ सेक्टर्स में गिरावट आनी शुरू होती है कि भाई डिमांड कम हो गई। जैसे होता है था ना, एक टाइम था रियल एस्टेट की बहुत डिमांड थी, जिसे देखो घर खरीद रहा है, जिसे देखो घर खरीद रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आया रिसेंटली, बिक्री बंद हो गई, लोगों को नहीं, घर नहीं खरीदना, रियल एस्टेट की डिमांड कम हो गई। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन देयर इज, मुद्दे की चीज हाईलाइट करनी है, लिखनी है,
कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? देयर इज फॉल इन द लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब एक्सपेंशन का बिल्कुल उल्टा, एक्सपेंशन का बिल्कुल उल्टा। इस समय इन्वेस्टमेंट भी कम होंगी, इस समय हमारी सारी चीजें कम होंगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी कम होंगे। प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी and continue anticipating higher levels of demand and therefore maintain their existing levels of investment and production. The consequence is a discrepancy or mismatch between demand and supply. इस लाइन का मीनिंग समझ लो बस। इसका मीनिंग ये है कि प्रोड्यूसर को तो लगता है कि अभी तो डिमांड बढ़ेगी, तो वो तो अपने सप्लाई लेवल्स को यही मेंटेन करके रखता है, लेकिन जो डिमांड करने वाला कंज्यूमर है वो कहता है नहीं, घर नहीं खरीदने, छोड़ो, बहुत महंगाई हो गई, तो उसकी डिमांड कम होती रहती है। तो अब एक मिसमैच होना शुरू हो जाता है डिमांड और सप्लाई के बीच में। सप्लाई अभी भी सप्लायर ज्यादा करने की सोच रहा है, पर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कम। तो फिर सप्लाई फार एक्सीड्स डिमांड, चलो हाईलाइट। तो इससे क्या हुआ कि सप्लाई जो है वो डिमांड को एक्सीड कर जाती है। तो सप्लाई हो गई ज्यादा, डिमांड हो गई कम, ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो क्या होगा? इनिशियली दिस हैपन्स ओनली इन फ्यू सेक्टर्स, शुरू में तो एक सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स में होता है, बट रैपिडली स्प्रेड्स टू ऑल सेक्टर्स। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है बच्चों की, शुरू में कुछ सेक्टर्स में होता है ऐसा, फिर धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में हर सेक्टर में हो जाता है। प्रोड्यूसर्स बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट they have indulged in excessive investment and over production respond by, अब देखो प्रोड्यूसर अब ऐसे में क्या करता है? holding back future investment plans, cancellation and stoppages of orders for equipments and all types of inputs। अब प्रोड्यूसर को बात समझ आ जाती है कि भाई तू तो सोच रहा है कि इतनी सप्लाई करूंगा, लेकिन कंज्यूमर की डिमांड है कम, तो ऐसे में प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा कि अब फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कम करो कम करो कम करो, कोई प्रोडक्शन नहीं करनी, कम करो कम करो कम करो। तो अब प्रोड्यूसर जो है वो अपनी सारी चीजें कट डाउन करना शुरू कर देता है। दिस in turn generates a chain of reaction in the input market, and producers of capital goods and raw material in turn respond by cancelling and curtailing their orders। वही बात, this is the turning point and the beginning of recession। बस इसको ब्लॉक बना लो, यही लिखना है आपको कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये कि कहीं ना कहीं अब रिसेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना? अच्छे से नोट्स बनाने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों बस यही बातें लिखी हैं कि डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल्स इनपुट प्राइसेस डाउन। तो धीरे धीरे क्या होता है हमारे इस फेज के अंदर, तो जो एक्सपेंशन में प्राइसेस, जो एक्सपेंशन में इनकम्स बढ़े थे, तो कॉन्ट्रैक्शन में वो प्राइसेस भी कम हो जाते हैं, वेजेस भी कम हो जाती हैं, इनकम लेवल्स भी धीरे धीरे सब कुछ कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? तो बस ये एक पॉइंट है कि सारी ही चीजों के वेजेस के या लेवल्स के, इनपुट लेवल्स के या एम्प्लॉयमेंट लेवल्स की चीजें सारी कम होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद फिर लिखा है consumers in their turn expect further decrease in prices and postpone their purchases। कंज्यूमर को लगता है कि प्राइसेस अभी और कम होंगे और कम होंगे और कम होंगे, तो जब और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे मैं तब खरीदूंगा, तो वो अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर लेता है। विद रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड फॉल्स। मतलब मुद्दा बस बच्चों ये समझ लो क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन में सारी चीजें फॉल करती हैं। एक्सपेंशन के टाइम पे सबको लगता है यार बहुत अच्छा होगा, हर चीज की डिमांड बढ़ती रहती है, प्राइसेस बढ़ते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में जस्ट उसका उल्टा हो रहा है, लोगों को लगता है आगे तो अभी और सस्ता होगा, अभी घर क्यों खरीदना, अभी तो और सस्ता होगा तब खरीदेंगे, तो डिमांड धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, जनरली कॉजिंग फॉल इन प्राइसेस। वही सेम बात बच्चों। तो कॉन्ट्रैक्शन में होता क्या है कि प्राइसेस भी जो है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। तो बस इसमें यही जेनरिक बातें लिख रखी हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, रिसेशन आना शुरू हो जाता है, और मुद्दे की चीज ये कि डिमांड एंड कंजम्पशन ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स ये भी डिक्लाइन हो जाती है।
यानी कि लोगों की इनकम कम हुई तो लोग अब ज्यादा कैपिटल गुड भी नहीं खरीदते, ना ही लोग ज्यादा कंज्यूमर गुड खरीदते। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन फेज का मतलब ये कि पूरी इकोनॉमी में एक प्रकार का रिसेशन है, कोई भी डिमांड ज्यादा करना नहीं चाहता, कोई भी खर्चा ज्यादा करना नहीं चाहता, इसीलिए लोगों के इनकम लेवल्स भी कम है, इसीलिए देश में इन्वेस्टमेंट लेवल्स भी कम है। तो इस पूरे फेज को बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है उसके बाद, आगे बढ़ते हैं, ट्रॉ या डिप्रेशन जिसको हमने बोला, और उसके बाद रिकवरी। ट्रॉ या डिप्रेशन और उसके बाद रिकवरी। तो ट्रॉ का मतलब बच्चों ये है कि जब गिरावट होते 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 कॉन्ट्रैक्शन होते होते अब हम एक इस ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जो बिल्कुल मिनिमम पॉइंट है, अब इससे नीचे इकोनॉमी जा नहीं सकती, प्राइजेस बिल्कुल कम हो चुके हैं, इनकम बिल्कुल कम हो चुकी है, मतलब लोग खर्चा कर ही नहीं रहे हैं, डिमांड बिल्कुल कम है, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन की फेज आ चुका है। तो अब इसमें क्या लिखा है, मुद्दे की चीज आपको क्या लिखना है, ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ बिजनेस साइकिल ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव। ये दिस इज द हाईलाइट पॉइंट, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। हम सोचते हैं हम 100 हैं आज, कल 102 होंगे, पर इसमें क्या होता है, आज 100 हैं तो कल 102 होने के बजाय 98 हो रहे हैं, तो ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है। एंड देखो, लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली। वही मतलब सब कुछ बिल्कुल कम, लोगों की इनकम कम, खर्चे कम, सब कुछ बिल्कुल कम। डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, ये भी कम। प्राइजेस आर एट देयर लोएस्ट लेवल्स, ये भी बिल्कुल कम। तो मतलब ये कि ये एक ऐसे स्लो डाउन की स्थिति है कि जहां पे लोग ना खर्च कर रहे, ना किसी की कोई इनकम हो रही, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा, एम्प्लॉयमेंट लेवल बिल्कुल कम। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डिप्रेशन, इसीलिए इसको बोला जाता है डिप्रेशन। तो यही बातें यहां पे लिखी हुई हैं जो बेसिक बातें हैं, तो इसीलिए मैं इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। यही लिखा है कि लोग बैंकों के लोन के रेट सस्ते हो जाते हैं तब भी लोन नहीं लेते, सारी चीजें बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। और इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिप्रेशन का, वो बहुत ही फेमस डिप्रेशन हुआ था, उसका नाम है, ये मार्क करना है आपको, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 से लेकर 1933। तो बच्चों ये तो अपने आप में एक इतनी वास्ट स्टडी है कि इन 4 वर्षों में, इसको आज भी बोलते हैं कि ये 4 वर्ष दुनिया में अभी तक के इतिहास के सबसे खराब साल रहे हैं इकोनॉमिकली। इसमें 15% से भी ज्यादा का जीडीपी रिड्यूस हुआ था पूरी दुनिया का। तो यही लिखा है कि द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1923 एंड 33 इज स्टिल साइटेड फॉर द इनॉर्मस मिजरी एंड ह्यूमन सफरिंग्स इट कॉज्ड। फिर उसके बाद है रिकवरी मोड। रिकवरी किसको बोलते हैं भाई, किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटल में क्या होगा, एडमिट हो जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद क्या होती है उसकी रिकवरी, वो धीरे धीरे अच्छा महसूस करता है, धीरे धीरे ठीक होना शुरू करता है, उसको रिकवरी बोलते हैं। तो सिमिलरली इकोनॉमी में अब बिल्कुल हम नीचे जा चुके, डिप्रेशन चल रहा है, सब कुछ खराब है, तो ऐसी स्थितियों से वापस से अब ऊपर की तरफ हम आना शुरू होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो एक्सपेंशन भी होना, और इसी को बोल देते हैं रिकवरी होना। तो ये बन गया हमारा पॉइंट, रिकवरी। द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट ही होती रहेगी। इट रीचेज द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉल्ड ट्रॉ एंड देन स्टार्ट्स रिकवरिंग, और फिर ये रिकवर करना शुरू कर देती है। बस यहां तक लिख लेना, सिंपल, इसमें और कुछ बड़ी बात है नहीं। तो इसमें सारी बस आपको आगे की बातें ये दे रखी हैं कि धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनको पैसा लगाना शुरू करना पड़ता है, वो इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ बहुत सस्ता है, तो अब वो इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे गुड्स के प्राइसेस बढ़ने शुरू होते हैं, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे इकोनॉमी में काम होना शुरू होता है, धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ते हैं। तो फिर धीरे धीरे रिकवर होते 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 हम एक एक्सपेंशन मोड में आ जाते हैं। तो बेसिकली आप समझ लो कि एक्सपेंशन मोड जो था, बस उसी को यहां पर दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन
नाम दे दिया रिकवरी। तो रिकवरी क्यों बोला? क्योंकि हम जब बिल्कुल नीचे आ चुके थे वहां से हमने ऊपर उठना शुरू करा, तो इसको बोल देते हैं रिकवरी। तो इसमें बच्चों आपको कोई मेन चीज आपको ज्यादा हाईलाइट नहीं करनी, जहां पर भी पढ़ोगे आप, जहां पर भी पढ़ोगे वहां पर यही लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगी, एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एक्सपेंशन ही हो रहा है। तो आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें अच्छे से अभी तक समझ आई हों और आप इतना पार्ट अब तक क्लियर कर चुके हों, ठीक है ना, जहां तक आपने फेजेस के बारे में पढ़ा था। तो पहले इसको एक बार गो थ्रू करेंगे ताकि नोट्स भी अच्छे अच्छे आपके बन जाएं और हमारी बातें भी कवर हो जाएं। तो देखो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने लोएस्ट पॉइंट से शुरू करा जिसको नाम दे दिया मान लो ट्रॉ, जिसको बोल देते हैं डिप्रेशन। उसके बाद रिकवरी कह लो या एक्सपेंशन कह लो, कुछ भी कह लो, जिसको कहते हैं अप स्विंग, ऊपर जाना, अप स्विंग, बूम भी कह सकते हैं। फिर आ गया आपका एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप बिल्कुल अपने टॉप पर पहुंच गए, उसको बोल देते हैं पीक। पीक मतलब अब इसके ऊपर आप जा नहीं सकते, यहां पे सब कुछ ज्यादा है, इनकम ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, आउटपुट ज्यादा, सब कुछ ज्यादा। तो पीक के बाद क्या होगा? गिरावट, 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 गिरावट। गिरावट का नाम हो गया कॉन्ट्रैक्शन या रिसेशन, जिसमें सब कुछ कम, इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम, सब कुछ कम। कम होते 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 आप वापस से एक निचले स्तर पर पहुंच जाते हो जिसको नाम दे दिया ट्रॉ या डिप्रेशन। बस तो ये है बिजनेस की साइकिल्स, जिसके हैं ये फेजेस। सो सिंपल। हाँ, अब इसमें एक यूनिक पॉइंट बताता हूं बच्चों आपको, तो वो आप अपने चाहे डायग्राम पे भी बना सकते हो, नहीं तो याद रखना, ये जो बिल्कुल निचला स्तर होता है ट्रॉ, यहां से क्या होता है, यहां से रिकवरी शुरू होती है, ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और ऐसी पीक जो होता है वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जहां से अब नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो पीक को और ट्रॉ को, इन्हें पीक और ट्रॉ को टर्निंग पॉइंट्स भी बोल देते हैं। कौन से पॉइंट्स बोल देते हैं? टर्निंग पॉइंट्स। जैसे मैच में आता है ना एक टर्निंग पॉइंट आता है, यार सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इंडिया बड़ी अच्छी बैटिंग कर रही थी, अचानक से कोहली के आउट हुआ, मैच का टर्निंग पॉइंट हो गया, इंडिया हार गई। तो ऐसे ही सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से पीक आ गई और बस फिर हम नीचे जाना शुरू कर गए। तो पीक क्या हुआ? टर्निंग पॉइंट। इसी तरह नीचे जाते 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 ट्रॉ क्या हुआ? टर्निंग पॉइंट। तो यहां से मैच जो है वो बदल गया, तो इसको बोल देते हैं टर्निंग पॉइंट। क्लियर हो गया? नोट्स बन गए? हाँ सर। चलो, अब सर मजेदार चीज है, लेकिन क्या सर हम इसके बारे में पहले से पता लगा सकते हैं? क्या कोई ऐसी चीज है जिससे पता लग जाए, सर मजे आ जाए कि सर अब इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, अब इकोनॉमी में बूम आने वाला है या बढ़ने वाला है, तो कितना मजा आए अगर हमें पहले से ही पता चल जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं, इससे संबंधित कुछ वार्तालाप करते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बहुत मुश्किल है बच्चों टर्निंग पॉइंट्स को प्रिडिक्ट कर पाना, बहुत मुश्किल है। आपको क्या पता कि अगली बॉल पे विराट कोहली आउट होने वाला है? आपको क्या पता? Economists use changes in a variety of activities to measure the business cycles. तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपने अपने कुछ हथकंडे अपनाते हैं इसको प्रिडिक्ट करने के लिए। अब ध्यान से सुनना आपके मुद्दे की चीज। These are called indicators. इसे इंडिकेटर्स बोलते हैं बच्चों। अब इंडिकेटर क्या होता है? जैसे इंडिकेटर किसे बोलते हैं? आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो तो वहां पे इंडिकेटर हुआ येलो लाइट का, इंडिकेटर हुआ रेड लाइट का, तो आपको पता लग जाता है अरे येलो है तो बस 2 सेकंड बचे, निकल लो। रेड हो गई, क्या इंडिकेटर है? रुक जाओ। तो इकोनॉमिस्ट्स के भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे वो अंदाजा लगाते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि कब नीचे जाने वाली है इकोनॉमी या कब ऊपर जाने वाली है। तो कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो पहले ही बता देते हैं, उन्हें बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो होने के बाद बताते हैं,
उन्हें बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। लैग कौन करता है? पिछड़ा, जो पीछे रह गया, उसको बोलते हैं लैगिंग। लीडिंग कौन होता है? जो लीडर कौन होता है? जो आगे चलता है। लीडिंग इंडिकेटर मतलब जो पहले ही बता दे कि क्या होने वाला है, और लैगिंग इंडिकेटर वो जो बाद में बताता है कि ये हो गया। तो दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, एक लीडिंग, एक लैगिंग। लेकिन एक तीसरा भी होता है जो दोनों का मिक्सचर है, जो एक तभी बताता है जैसे ही कुछ हुआ वो तभी बता देगा, ना पहले ना बाद में, एग्जैक्ट ऑन पॉइंट। तो यहां से अब आपके नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये मैंने जो हाईलाइट करा इसको मार्क करो पूरे को, इसको रजिस्टर में नोट करना है अपनी भाषा में, मतलब अपनी भाषा क्या, भाषा तो यहीं से कॉपी करोगे, लेकिन सुंदर सुंदर रजिस्टर में। चलो अब देखो, लीडिंग इंडिकेटर is measurable economic factor that changes before the economy starts to follow a particular pattern or trend। मतलब ये लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो इकोनॉमी के कुछ भी करने से पहले ही इंडिकेट कर दे कि ये होने वाला है, उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। और एग्जैक्ट परिभाषा ये, इन अदर वर्ड्स ये लिखना, those variables that change before the real output changes are called leading indicators। तो leading indicators वो जो रियल आउटपुट के बदलने से पहले ही चेंज हो जाए और पता लगा दें कि अब कुछ चेंज होने वाला है इकोनॉमी में, तो उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। ठीक है सर। आओ जी, अब ये जितना डिस्प्ले दिख रहा है ना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। तो मैं अंडरलाइन करूंगा एक एक चीज, वो रजिस्टर में नोट करनी है, उसको अच्छे से लर्न करना है, समझाना मेरा काम है। चलो, तो लीडिंग इंडिकेटर्स तो आप समझ गए कि कौन से होते हैं। अब एग्जाम का जो क्वेश्चन आता है वो ये कि कौन से हैं लीडिंग इंडिकेटर। वो तो ऑप्शन दे देगा 4, कहेगा बताओ इन चारों में से कौन सा है लीडिंग। तो आपको पहचान होनी चाहिए अच्छे से। तो क्या है वो इंडिकेटर्स, देखो मेरे साथ। चेंजेस इन स्टॉक प्राइसेस, कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन्स, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने या घटने शुरू हो जाएंगे। इंडाइसेस सच एज हाउसिंग, interest rates and prices are generally seen as precursors of upturns or downturns। इसका मतलब, या सिमिलरली पूरा पढ़ लेते हैं, सिमिलरली वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेज, फ्रैक्शंस ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस and money growth rate are also used for tracking and forecasting changes in business cycles। Leading indicators, though widely used to predict changes in the economy, मुद्दे की चीज, are not always accurate। भैया ये समझ लो कि लीडिंग इंडिकेटर कोई परमात्मा की आवाज नहीं है कि भैया इंडिकेटर ने कहा कि गिरावट आने वाली है तो इकोनॉमी गई, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लीडिंग इंडिकेटर गलत भी हो जाते हैं, या कई बार वो कुछ कहते हैं पर वो होता नहीं है, तो दे आर नॉट एक्यूरेट, याद रखना। लिखा है इवन एक्सपर्ट्स डिसएग्री ऑन द टाइमिंग ऑफ दीज सो कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स। तो मतलब ये लीडिंग इंडिकेटर सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इन पर ज्यादा भरोसा हम नहीं कर सकते। हाँ, मुद्दे की चीज, ये लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो देखो, कंपनी के शेयर प्राइसेस, कंपनी के प्रॉफिट्स, या कुछ इंडाइसेस, मतलब अलग अलग इंडेक्स होते हैं हाउसिंग से रिलेटेड या इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। इंटरेस्ट रेट मतलब बैंक वाला इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। कभी कभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव आ जाता है, वो भी एक इंडिकेटर है। इसके बाद न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स के नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट, नए नए हम इक्विपमेंट्स या प्लांट्स का कंपनीज या इकोनॉमी में ऑर्डर हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेज, नए नए प्राइवेट हाउसेज बन रहे हैं, परमिशंस मिल रही हैं या नहीं मिल रही। फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज, पता चले बहुत सी कंपनीज की डिलीवरी जो है वो डिले हो रही है। तो ये सब ऐसे इंडिकेटर हैं जो पहले से आपको आइडिया दे देते हैं कि कुछ गड़बड़ तो है, या कुछ अच्छा भी है तो कि कुछ अच्छा है।
प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, डिलीवरी फास्ट हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये ऐसे इंडिकेटर होंगे जो पहले ही बता देंगे कि इकोनॉमी में कुछ अच्छा होने वाला है। और हो सकता है यही इंडिकेटर पहले भी बता दें कि इकोनॉमी में कुछ खराब होने वाला है। तो घूम फिर के आपको ये इंडिकेटर्स याद रखने हैं और इनको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग कौन होता है? लैग करता है, जो पीछे रह जाता है। लैगिंग इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड changes in these indicators are observable only after an economic trend or pattern has already occurred। मतलब सिंपल बात ये कि कुछ हो जाने के बाद, मान लो आपको चोट लग गई, आपने रेड लाइट जंप करी, बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, तो चोट लग गई, घाव है, खून निकल रहा है, तो खून निकलना एक ऐसा इंडिकेटर है, उसको देख के बता देंगे अच्छा घुटने से खून निकल रहा है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है। लैगिंग इंडिकेटर, तो कुछ हो चुका, उसके बाद इंडिकेशन आया या उसके बाद हम देख रहे हैं, तो उनको बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। इन अदर वर्ड्स, आपके लिए नोट्स वाला पॉइंट, वेरिएबल्स दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड लैगिंग इंडिकेटर्स। तो आउटपुट के चेंज होने के बाद जो इंडिकेटर्स चेंज हो उन्हें बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। मुद्दे की चीज, सम एग्जांपल्स जैसे याद रखने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब सारी चीजें खराब हो चुकी होती हैं, पहले इकोनॉमी नीचे जा चुकी, तब उसके बाद बेरोजगारी होगी, तो पता लगता है अच्छा हाँ खराब हुआ है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कंपनियों के प्रॉफिट्स जो होते हैं वो जनरली साल भर बाद पता लगते हैं, बैलेंस शीट बनने के 3-4 महीने बाद पता लगते हैं, ईयर एंड के, तो उसमें बाद में पता चलता है कि अच्छा ये कंपनी तो नीचे जा चुकी। लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, लेबर की कॉस्ट कि एक आउटपुट को बनाने के लिए लेबर की क्या कॉस्ट आ रही है, तो वो पता चलता है बढ़ गई, बाद में पता चलता है। इंटरेस्ट रेट्स, कई बार इंटरेस्ट रेट्स भी लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि सब कुछ हो गया, बाद में बैंक वाले या आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कहते हैं ना महंगाई, कि महंगाई का मापदंड क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये भी सब कुछ खराब होने के बाद इसके फिगर्स आते हैं, इसका डेटा आता है। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो लैगिंग इंडिकेटर है कि रियल आउटपुट में तो चेंज आ गया, उसके बाद इनकी फिगर्स के बारे में पता चलता है, तो इन्हें बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। उसके बाद ये देखो, ए थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ठीक है ना, नोट्स बनाते रहने हैं। थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर इज कोइंसिडेंट इंडिकेटर। तो कोइंसिडेंट इंडिकेटर को हम कॉनकरेंट इंडिकेटर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो क्या लिखा है, पढ़ो, बड़ा सिंपल है। कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट। तो जैसे ही रियल आउटपुट में कुछ चेंज हो रहा है, वैसे ही इनमें भी कुछ चेंज होगा। तो ये बिल्कुल पैरेलल चलते हैं, ये बिल्कुल साइमल्टेनियस चलते हैं, तो ना आगे ना पीछे, बिल्कुल साथ में। तो इसीलिए इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स या कॉनकरेंट इंडिकेटर्स। बस ये इनका मतलब है। और इसके कुछ एग्जाम्पल याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। सितारा, तो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स आर, पढ़ो, पहला जीडीपी, जैसे ही कुछ चेंज हुआ जीडीपी से देखते ही तुरंत हाथ के हाथ पता लग जाएगा। या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एकदम पता लग जाता है। इन्फ्लेशन इमीडिएट, पर्सनल इनकम लोगों की, रिटेल सेल्स, फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट प्राइसेस एटसेट्रा। तो ये चीजें ऐसी हैं, खासकर स्टॉक मार्केट, ये तो मेरा पसंदीदा है। स्टॉक मार्केट प्राइसेस से इमीडिएटली पता लग जाता है, बल्कि इसको तो मैं लीडिंग इंडिकेटर मानता हूं। ये तो पहले ही बता देते हैं इनफैक्ट, लेकिन एग्जाम में मत लिखना। तो इन सबको हम कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स बोलते हैं कि जैसे ही आउटपुट में चेंज हुआ ये भी चेंज हो जाएंगे, तो एकदम पता लग जाएगा कि कुछ हो रहा है। तो इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट या कॉनकरेंट इंडिकेटर्स। चलो, तो क्या सीखा, अब एक बार रिवाइज करते हैं। पहले सारी कहानी समझ ली, साइकिल की फेजेस समझ लिए, नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, पीक, पीक से नीचे नीचे नीचे,
थ्रो, यहां तक आ गए। फिर इनको पता लगाने के इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं। एक होंगे जो आगे आगे चलेंगे, लीडिंग, एक होंगे जो पीछे पीछे चलेंगे, लैगिंग, एक होंगे जो साथ साथ चलेंगे, कॉनकरेंट। बस इतनी बातें हमने पढ़ ली। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों आपको एक दो, तो इन एग्जाम्पल में ज्यादा कुछ नहीं है अपने मुद्दे की चीज, बट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बस आप खाली एग्जाम्पल का नाम लिख लेना। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो है 1930 में हुआ ग्रेट डिप्रेशन, वही जो आपको अभी बताया था कि उसमें लगभग 3-4 साल तक पूरी दुनिया में एक सबसे भयंकर अब तक की हिस्ट्री का एक स्लो डाउन था, या डिप्रेशन कहते हैं उसको, तो कि मतलब ग्रोथ रेट ही नेगेटिव थी। जो यहाँ पे लिखा भी है कि जीडीपी फेल बाय अराउंड 15% बिटवीन इतने एंड इतने। तो दुनिया का जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी देखो, वो 15% जो है कम हो गया था। बहुत होता है 100 था तो 85 हो गया, बहुत कम होता है। शुरू हुआ था यूएस में बट पूरी दुनिया में फैल गया था। और डिप्रेशन का मतलब आपको पता ही है कि सारी चीजें कम, सब कुछ कम, प्रोडक्शन कम, रोजगार कम, इनकम कम, सब कुछ कम। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो बस इसमें हमको इतनी ही बात पढ़नी है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी शायद आपने ना सुना हो, तब तक आप पैदा भी शायद ही हुए होंगे, या अगर हुए भी होंगे तो डायपर वाइपर लगा के घूम रहे होंगे अपना घुटने के बल। तो ये बात है बच्चों सन 2000 की। इसको नाम दिया गया था बबल बर्स्ट या .com। इसमें क्या हुआ था, चलो ये इतनी बड़ी गाथा क्या पढ़नी, आपको वैसे ही बता देता हूं। ये क्योंकि एग्जाम्पल है ना, तो इसमें कुछ पूछना नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि सन 2000 में हुआ क्या था। सन 2000 की बात है बच्चों कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी जिसको आप बोलते हो, आईटी कंपनियों का एक दौर शुरू हुआ, एक क्रांति आई। हर छोटी से छोटी कंपनी ने क्या करा, अपने नाम के आगे .com लगाना शुरू कर दिया। हाँ जी, पराग गुप्ता .com या फलाना ढिमकाना .com, या अपनी कंपनी के नाम के आगे ई लगाना शुरू कर दिया। ई मतलब कि जी हम तो ऑनलाइन हैं। तो वो क्या करना, उससे क्या हुआ कि उन कंपनियों का एक इंप्रेशन पड़ता था, यार ये तो आईटी कंपनी, अच्छा पराग गुप्ता .com, या ई लगा दिया, अच्छा जी। तो ई लगाना या .com लगाना एक बहुत ही फैशन बन गया था उन कंपनियों के लिए। तो उससे क्या हुआ, उन कंपनियों को लोग ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दे कि ये कंपनी ना बहुत अच्छा चलेगी, ये पक्का ग्रो करेगी, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें पैसा लगाओ। तो हर कंपनी ने .com लिख लिया अपने नाम के आगे कि जी राम कुमार पनवाड़ी .com, लो जी। तो हर कंपनी जिसके आगे .com लगा है या ई लगा है, उसमें इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाना शुरू कर दिया कि ये तो सब अच्छा चलेंगे, अच्छा चलेंगे, अच्छा चलेंगे, अच्छा चलेंगी। तो एक गुब्बारा बन गया कि जी बहुत अच्छा चलेंगी, बहुत अच्छा चलेंगी, है ना। किसी गुब्बारे में हवा भरते रहो कि ये एक दिन बहुत बड़ा होगा गुब्बारा, हवा भर रहे हैं, बहुत बड़ा होगा, हवा भर रहे हैं, तो क्या होगा, भरते रहो गुब्बारे में हवा, तो गुब्बारा फूट गया 2-3 साल में। तो जितनी भी ये .com, ई सब कंपनियां थी, इनकी परफॉर्मेंस रही नहीं, प्रॉफिट कम है, तो सब ये डूब गई, सब किसी को किसने एक्वायर कर लिया, कुछ हो गया। तो कुछ एक साल वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन रहा, इकोनॉमी में स्लो डाउन्स रहे, रिसेशंस रहा, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये कहानी थी, देखो लिखा है 1999 से 2001 की कहानी थी। तो इसको नाम दिया था आईटी बबल बर्स्ट, ठीक है ना, गुब्बारा फूट गया। फिर उसके बाद हो सकता है आप जब 4वीं-5वीं में रहे होंगे तो भी शायद आपने देखा हो। इसके बाद रीसेंट एग्जाम्पलों में बच्चों आया था 2008 में, 2008-9 के दौरान, ठीक है। लेमन ब्रदर्स की कहानी थी, शायद आपने सुनी हो, यूएस में शुरू हुआ था। वो एक तरह से था हाउसिंग को लेकर, जैसे वो तो था ई और .com को लेकर, ये पूरा कांड था हाउसिंग को लेकर। इसमें बैंकों ने क्या करा, हर आदमी को लोन दे दिया कि तुम घर बना लो। यूएस में शुरू हुआ, जिसके कोई एसेट्स नहीं है, जिसकी कोई इनकम नहीं है, चाहे लोएस्ट से लोएस्ट इनकम हो, बैंकों ने उसको इजीली लोन दे दिया, ले भाई ले, पैसे ले ले, घर ले ले, पैसे ले, घर ले ले। तो हर भिखारी से भिखारी, किसी भी व्यक्ति ने वहां पे अपना घर लेना शुरू कर दिया। घर 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 घर, अपना बैंक से लोन लिया और घर ले लिया, बैंक से लोन लिया और घर ले लिया। अब लेकिन जिसकी कोई इनकम नहीं है उसको बैंक ने लोन दे दिया, तो क्या होगा, 1 किस्त, 2 किस्त, 10 किस्त के बाद उसने डिफॉल्ट करने शुरू कर दिए।
पता चला ये भी लोन के पैसे नहीं चुकता कर रहा, ये भी नहीं चुकता कर रहा, और लोग भी लोन के पैसे चुकता नहीं कर रहे, बैंकों की रिकवरी नहीं हो रही थी। तो करते 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 लेमन ब्रदर्स जो थे, मतलब बैंक यूएस का, उनकी रिकवरी का लॉस इतना ज्यादा हो गया कि वो बैंक ही बंद हो गया, या वो बैंक ही क्या हो गया, एक तरह से फ्लॉप हो गया। तो अचानक से यूएस में ये पूरे बैंकिंग सिस्टम पर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और यूएस का बैंकिंग सिस्टम ठप। तो यूएस में तबाही तो मतलब दुनिया में तबाही। तो ये बेसिकली कुछ उदाहरण दे रखे हैं कि कब कब ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें इकोनॉमीज या तो बहुत ऊपर या बहुत नीचे आई हैं। और रिसेंटली भी 2020 में कोरोना वायरस की वजह से, या 2019-20 कह सकते हैं, कोविड-19 की वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया अफेक्टेड है, और उसमें भी वापस से इकोनॉमी कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इस तरह की साइकिल्स आती रहती हैं। तो ये था बच्चों हमारा पूरा टॉपिक नंबर 1। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो ठीक है सर। तो अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 2, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। अब न्यू हेडिंग डाल लो रजिस्टर में। इस हेडिंग का नाम है फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के कुछ फीचर्स होते हैं बच्चों, उन्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, लिखना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें कई सारे पूछता है। देखो, डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डिफर इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग बिजनेस साइकिल्स की इंटेंसिटी और उनकी ड्यूरेशन अलग होती है। कभी डिप्रेशन 5-5 साल चलता है, कभी हो सकता है 5 महीने चले, हो सकता है कभी बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो, कभी बहुत कम हो, कुछ भी हो सकता है। बट देयर आर सर्टेन फीचर्स विच दे कॉमनली एग्जिबिट। पर हर बिजनेस साइकिल में कुछ कॉमन फीचर तो है। सारे फीचर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, लिखना है। फिर से बोल रहा हूं। ए, बिजनेस साइकिल्स अकर पीरियोडिकली ऑल्दो they do not exhibit the same regularity, the duration of these cycles vary, the intensity of fluctuations also varies। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ये पॉइंट समझ गए होंगे कि हर बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन अलग होती है, जरूरी नहीं कि उसमें रेगुलरिटी हो, और हर बिजनेस साइकिल की जो फ्लक्चुएशन है वो भी वेरी करती है और उसकी इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है। सेकेंड, बी, business cycles have distinct phases of expansion, peak, contraction and trough. These phases seldom display smoothness and regularity. The length of each phase is also not definite. ध्यान रखना बच्चों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी 2 महीने ये चलेगा, 2 महीने में पीक आ जाएगी, 3 महीने ये चलेगा। नहीं, किसी भी साइकिल की कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई कितने भी दिन, कितने भी महीने, कितने भी साल चल सकता है। थर्ड, बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कि कौन सी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स जनरली ओरिजिनेट होते हैं? फ्री मार्केट इकोनॉमीज में होते हैं, यानी जहां पे प्राइस मैकेनिज्म होता है, या जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दे आर परवेसिव एज वेल। डिस्टर्बेंसेस इन वन और मोर सेक्टर्स गेट इजिली ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर सेक्टर। परवेसिव का मतलब होता है बच्चों जो एक से दूसरे में फैल जाए, उसको परवेसिव बोलते हैं। तो इसमें जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ये इजीली फैल जाते हैं, इसीलिए इनका नेचर परवेसिव होता है। डी, ऑल्दो ऑल सेक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल्स, सम सेक्टर्स। आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पे है, ध्यान से लिखना। कौन से सेक्टर? कैपिटल गुड्स, मतलब जैसे बड़े वाले मशीन, इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रीज। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से? जो हम लोग खरीदते हैं अपने घर के लिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब जो लंबी अवधि तक चलते हैं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एटसेट्रा आर डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड। तो माना यह जाता है कि जब भी कोई बिजनेस साइकिल में एक फ्लक्चुएशन हुई या कोई फेज आया, तो ये दो इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रभावित होती हैं, कम प्रभावित होती हैं, थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्टेड होती हैं, कैपिटल गुड वाली और ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड वाली। ठीक है ना, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन एमसीक्यू, मोर ओवर कंपेयर्ड टू एग्रीकल्चरल सेक्टर
द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर प्रोन टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। आपका क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल सेक्टर के मुकाबले इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें खतरा ज्यादा होता है बिजनेस साइकिल्स का या बिजनेस साइकिल से होने वाले नुकसानों का। तो खेतीबाड़ी में, एग्रीकल्चर में साइकिल बदलेगी भी तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंडस्ट्रियों को बहुत नुकसान होगा। कोविड-19 की वजह से एग्रीकल्चर पे हो सकता है उतना प्रभाव ना पड़ा हो, बट बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं वो बंद भी हो गई, उनको ज्यादा इफेक्ट होता है। तो 4 फीचर्स क्लियर। नेक्स्ट 3 फीचर और हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई, बिजनेस साइकिल्स आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस साइकिल्स के कोई यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बच्चों, एंड कॉजेज, और कोई कॉमन कॉजेज भी नहीं है। दे आर कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर्स, इनके बहुत से कारण हो सकते हैं। अब खुद सोचो आप, कोरोना वायरस, कोविड-19, अब किसी ने सोचा भी था कि इकोनॉमीज पर, दुनिया की इकोनॉमीज पर ऐसा कोई प्रभाव पड़ने वाला है वायरस की वजह से? नहीं सोचा था। तो हर बार कुछ ना कुछ नया फैक्टर होता है, अलग फैक्टर होता है, जिसकी वजह से साइकिल्स आती हैं। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू मेक एन एक्यूरेट प्रिडिक्शन। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है कि अब अगला क्या होगा, ट्रेड साइकिल में अब कब चेंज होगा, प्रिडिक्शन करना मुश्किल है। नेक्स्ट फीचर, repercussions of business cycles get simultaneously felt on nearly all economic variables, that is output, employment, investment, consumption, interest, trade, price level। ये एक जेनरिक पॉइंट है कि भाई जब बिजनेस साइकिलें बदलती हैं या बिजनेस फ्लक्चुएशंस आते हैं तो उसका प्रभाव हर वेरिएबल पर पड़ता है, आउटपुट पर भी, रोजगार पर भी, निवेश पर भी, खपत में भी, ब्याज दरों में भी, प्राइस लेवल पर भी, हर चीज पर पड़ता है। रिपरकर्शन का मतलब होता है इफेक्ट, प्रभाव पड़ना। जी, बिजनेस साइकिल्स आर कॉन्टेजियस एंड आर इन इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। कॉन्टेजिनियस का मतलब वही फैलना, आर इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, दे बिगिन इन वन कंट्री। वही हर बार की कहानी, यूएस में शुरू होता है 2 बार से, जैसे पहले डिप्रेशन ईयर्स में भी हुआ, एंड मोस्टली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज, और फिर वो दूसरे देशों में पहुंच जाता है। वही उसने एग्जाम्पल दिया, जैसे ग्रेट डिप्रेशन 1930s का शुरू हुआ यूएस में, वो फैलते 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 पूरे दुनिया में फैल जाता है। तो इसीलिए इनका कैरेक्टर जो है वो इंटरनेशनल होता है और कॉन्टेजियस होता है। और एच, ये बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, ये तो पहली टिक लगा देता हूं। बिजनेस साइकिल्स हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी। तो आप देख ही सकते हो कि जब भी ऐसे कोई बिजनेस साइकिल्स में चेंज आते हैं तो उसका कितना बड़ा और बुरा प्रभाव सोसाइटीज पर पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं हमारे बिजनेस साइकिल्स के। तो आई होप आपको फीचर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स। अब इनके कारण क्या हैं? कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों, 2 टॉपिक्स पढ़े थे। पहले हमने क्या पढ़ा? सारा बिजनेस साइकिल के फेजेस, इंडिकेटर्स, वहां तक बिल्कुल क्लियर रखना है। दूसरा आपने क्या पढ़ा? फीचर। फीचर में छोटे छोटे पॉइंट्स, दैट्स इट। अब है तीसरा टॉपिक, कारण। इसके कॉजेज क्या होते हैं बच्चों? कॉजेज बहुत ही सिंपल है, इसमें दे रखी है राम कहानी बहुत बड़ी, पर पॉइंट्स हैं बहुत ही इजी। 2 कॉजेज होते हैं आमतौर पर, एक को बोलते हैं एक्सटर्नल कॉजेज, मतलब कि बाहरी, और दूसरों को बोलते हैं इंटरनल कॉजेज, अंदरूनी। तो पहले हम देखते हैं कि इंटरनल कॉजेज क्या होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स को या ट्रेंड साइकिल्स को चेंज कर देते हैं। तो देखो, पहला लिखा है फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड। इसको सिंपल ये समझ लो, आपको याद है आपने बचपन में क्लास 12th में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था। सर याद नहीं आ रहा एक्सपेंडिचर मेथड? अरे नलायको, एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम में जीडीपी निकालते थे, उसके 4 कंपोनेंट्स थे, प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर।
घरेलू खर्चा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या जिसको जीडीसीएफ बोलते थे, और चौथा नेट एक्सपोर्ट्स, ये था ना वो। तो ये जो यहां पे डिमांड की बात हो रही है, इस पूरे पॉइंट को अपने मन की नजरों से आप पीएफसीई समझना, घरेलू खर्चे ऐसा समझ लो। तो इसमें ये लिखा है, अब इतनी बड़ी गाथा क्या पढ़नी, इसमें ये लिखा है कि कीन्स के मुताबिक जब इकोनॉमी में चीजों की डिमांड बदलती है तो फिर बिजनेस फ्लक्चुएशंस आते हैं। अगर घरेलू खर्चे पीएफसीई ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी, तो फिर धीरे धीरे इनकम लेवल्स भी बढ़ेंगे, इकोनॉमी में अलग तरह से प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और अगर डिमांड कम हो जाएगी, लोग खर्चा कम करेंगे, तो इनकम भी कम हो जाएगी, प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। तो कीन्स ने जो पहला पॉइंट दिया वो यही दिया कि अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी एग्रीगेट सप्लाई से, तो उससे तो हो जाएगा इन्फ्लेशन, और अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो फिर होगा डिफ्लेशन, या जिसको आप बोलते हो कि इनपुट लेवल, इनकम लेवल, आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल सब कम हो जाएंगे। तो ये इस पॉइंट का बेसिक क्रक्स है। तो हमें सिर्फ क्रक्स पर फोकस करना है कि ये पॉइंट का मतलब समझ लो, घरेलू खर्चे जिसका नाम है इफेक्टिव डिमांड, डिमांड कम तो इनकम भी कम, आउटपुट भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम, डिमांड ज्यादा तो इनकम भी ज्यादा, प्राइसेस भी ज्यादा, डिमांड भी ज्यादा। उसके बाद The difference between export and import is net foreign demand for goods and services. This is the component of aggregate demand in the economy. देखो कह रहा है, एक component पढ़ा था ना आपने, net exports, तो वो ये लिख के दे रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंस को हम बोल सकते हैं कि नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जितना हम गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं। दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कह रहा है ये एग्रीगेट डिमांड का कॉम्पोनेंट है। अच्छा, ये तो हमने 12th में पढ़ लिया था, हमें बता रहा है। फिर वो कह रहा है देयरफॉर, ये लो, वेरिएशंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कुछ भी उतार चढ़ाव आएगा, कैन लीड टू बिजनेस फ्लक्चुएशंस एज वेल। बस हो गया, पॉइंट खत्म। तो अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कुछ भी उतार चढ़ाव आएगा तो बिजनेस फ्लक्चुएशंस तो होंगी ही, ये कह रहा है। सिंपल पॉइंट। फिर एक कंपोनेंट आपने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट, है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कह लो या जिसको आप जीडीसीएफ कहते थे 12th के हिसाब से। तो बच्चों तीसरा पॉइंट कह रहा है, या एक पॉइंट कह रहा है फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन हुई, तो इन्वेस्टमेंट में जब फ्लक्चुएशन होगी तो भी तो बिजनेस फ्लक्चुएशन होगी। मान लो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, प्रोड्यूसर ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकम लेवल भी बढ़ेंगे। अगर प्रोड्यूसर ही कम इन्वेस्ट करेंगे, नहीं हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, इनकम लेवल भी कम हो जाएंगी। बस, तो ये इस पॉइंट में लिखा है। पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट्स आर प्राइम कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, मतलब इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो भी एक मेन कारण है बिजनेस साइकिल में परिवर्तन का। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट। एमसीक्यू क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा कंपोनेंट सबसे वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब जिसमें सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट है बिजनेस साइकिल्स के फ्लक्चुएशन का। Of the aggregate demand, investment fluctuate quite often because of changes in profit expected of entrepreneurs. New inventions may cause entrepreneurs to increase investment in the projects which are cost efficient or more profit inducing. ये सब कहानियां हैं। Investment may rise when the rate of interest is low in the economy. वो कह रहा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, मतलब कि लोन सस्ते दामों पर मिल जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगी। अब आपके मुद्दे का पॉइंट यहां से मार्क करना है, increase in investment shift the aggregate demand to the right। बस ये समझो, मुद्दा है ये पढ़ा और पॉइंट खत्म। क्या है मुद्दा? अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी तो फिर तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, और अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा। बस, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बिजनेस फ्लक्चुएशंस को अफेक्ट करता है या साइकिल्स को अफेक्ट करता है। तो ये एक पॉइंट हो गया, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट।
तो आई होप पहले आपको ये समझ आ गए हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला कंपोनेंट कौन सा था, वो देखो, याद आया? एक्सपेंडिचर मेथड का वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसको आप बोलते थे GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सब मैं मजाक के लिए लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि यही मतलब है, लेकिन चारों वही कंपोनेंट, PFCE वो हो गया ऊपर, नेट एक्सपोर्ट वो हो गया ऊपर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर GDC है वो हो गया ऊपर, और चौथा ये गवर्नमेंट के खर्चे। तो ये कह रहा है, ये भाई देखो क्या समझा रहा है, कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो फिर तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। तो ये पॉइंट तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। तो ये तो बस छोटा सा पॉइंट है, इस पर लगाते हैं टिक। और कौन से रीजंस हैं सर, और बताओ कोई मजेदार रीजंस। चलो तो और रीजन देखते हैं। एक है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये भी आपने पढ़ रखा है। चलो पहले मेन हेडिंग बताता हूं। एक है मनी सप्लाई, ये भी आपने 12th में पढ़ रखा है। तो ये बताऊं दोनों पॉइंटों में क्या कह रहा है, दोनों पॉइंटों की कहानी बताऊं। एक में तो कह रहा है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कि जी एक फिस्कल पॉलिसी है, एक मॉनेटरी पॉलिसी है। तो अगर RBI बैंक रेट बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। अगर RBI रेपो रेट बढ़ा देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे या गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी। यानी कि जो आपने क्लास 12th के अंदर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज पढ़ी थी, ये पूरा वही पॉइंट है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसियां कि कुछ होती हैं RBI की, कुछ होती हैं गवर्नमेंट की। तो अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कर रही है या टैक्सेस को कम कर रही है, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं गवर्नमेंट के जिनसे मनी सप्लाई या डिमांड बढ़ती घटती है। तो ये कुछ अपने ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को या बिजनेस साइकिल को अफेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। इसमें बच्चों यही बातें लिखी हैं, आप पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। बिल्कुल वही बातें कि भाई अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी तो उससे इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस या इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आएगा, और अगर सरकार खर्चे भी कम कर देगी, मनी सप्लाई भी कम कर देगी, टैक्स रेट्स बढ़ा देगी या ये सब करेगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो मतलब ये कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की वजह से भी बिजनेस साइकिल्स में चेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनी सप्लाई। इसके बारे में तो क्या ही बोलूं, ये तो आपने बैंकिंग में पहले पढ़ा था। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गया, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए, मनी सप्लाई बढ़ गया, ज्यादा पैसे आ गए, तो फिर तो हर व्यक्ति डिमांड करना शुरू कर देगा। तो उससे तो आपने पढ़ा है ना कि उससे डिमांड या एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, इन्फ्लेशनरी वाली। और अगर इसका उल्टा कर दोगे, मनी सप्लाई कम है, देश में डिमांड कम है, तो फिर डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तो मनी सप्लाई का बढ़ना या घटना भी किसको अफेक्ट करता है, बिजनेस साइकिल्स को अफेक्ट करता है। ये इस पॉइंट में लिखा है। अच्छा, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिन्हें बोलते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये आपने पहले पढ़ नहीं रखे और MCQ क्वेश्चन इन्हीं पर आता है। तो ये कौन से हैं सर? ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना बच्चों। साइकोलॉजिकल फैक्टर, बच्चों मुझे रात को सपने आ रहे हैं कि कल तो बिजनेस सब बंद हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। पेसिमिज्म है, पेसिमिज्म मतलब निराशावादी। तो ऐसे में मैं कुछ इन्वेस्ट करूंगा क्या? और मेरे जैसे हजार लोग, लाखों लोग यही सोचने लगे देश में, अब कुछ नहीं रखा, सब खत्म, अब सब बिजनेस बंद है, अब कुछ नहीं रखा, जीवन खत्म। तो हम क्या और इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमारी साइकोलॉजी अगर है पेसिमिज्म वाली, निराशावादी, तो इन्वेस्टमेंट्स भी कम होंगी। और अगर हमें ऑप्टिमिज्म वाले, आशावादी, यार बस अब तो देखो, अब तो बिजनेस हमारा ऐसा ग्रो करेगा, तो हम क्या सोचेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्हें बोल देते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जो पिग्यू नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने डिफाइन करा था। तो वही इसमें कहानी लिखी है कि भाई ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म के आधार पर भी बिजनेस फ्लक्चुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं। चलो, तो अब मुझे बस यहां तक बता देना, पहले एक लाइन लगा देता हूं कि यहां तक की कहानी अपनी क्लियर हो गई। हाँ, एक दो छुटमुट बातें हैं इस पैराग्राफ में
जो हालांकि हैं छुटमुट पर इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आता है, तो एक बार वो भी पढ़ लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगी बात। अकॉर्डिंग टू शूम्पीटर, नाम याद रखना, चलो 3 बार बोलो, 3 बार बोलो, शूम्पीटर, 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 हो गए, याद रखना नाम। शूम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी प्रोपाउंड करी थी, ये वैसे आपको लिखवा चुका हूं माइक्रो में। शूम्पीटर ने इनोवेशन थ्योरी प्रोपाउंड करी थी जिसमें ट्रेड साइकिल्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। उसने कहा था क्योंकि नए नए इनोवेशंस आते हैं ना दुनिया में, तो इसीलिए बिजनेस साइकिल बदलती है। भाई पहले वो कैमरा चलते थे, वो वाले छोटे से कोडेक वाले, तो लेकिन जब इनोवेशन आया सब खत्म हो गई उनकी दुनिया। तो इनोवेशन की वजह से भी बिजनेस साइकिल्स बदलती हैं, ऐसा शूम्पीटर ने कहा। ऐसी कोवेब थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय निकोलस, बस खाली निकोलस ही याद रख लो। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कोवेब थ्योरी किसने प्रोपाउंड करी, तो निकोलस ने करी। अब उसने क्या कहा, दैट बिजनेस साइकिल्स रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट प्राइजेस सब्सटैंशियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट। इसने बोला कि जो आज के प्राइजेस हैं वो कभी ना कभी भविष्य में प्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे, आज के प्राइजेस। तो ऐसा बोला किसने, कोवेब थ्योरी ने, निकोलस की। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखना है बस द प्रेजेंट, हाँ ये तो वही बात कह रहा है। तो बस आपको याद रखना है कि भाई शूम्पीटर की इनोवेशन थ्योरी थी, ये याद रखना है, और कोवेब थ्योरी निकोलस की थी। दोनों ने बोला कि बिजनेस फ्लक्चुएशन हो सकती है अपने अपने कारणों की वजह से। बस चलो, तो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें। अब सर दूसरे कारण भी तो बताओ एक्सटर्नल वाले। हाँ, तो अब सुनो बच्चों की एक्सटर्नल कॉजेज क्या हैं जिनकी वजह से बिजनेस फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं या बिजनेस साइकिल्स में परिवर्तन हो सकता है। फिर ये लिखने हैं रजिस्टर में। तो एक्सटर्नल कॉजेज और एक्सोजेनस कॉज फैक्टर्स विच में लीड टू बूम और बस्ट, मतलब या तो बहुत अच्छा है बहुत बेकार, आर क्या, देखो लड़ाई झगड़े, वॉर्स। अब दो देशों के बीच में वॉर चल रही है, तो ऐसे में वो देश अपने कंज्यूमर गुड बनाने पर या दूसरे तरह के गुड बनाने पर तो फोकस नहीं करेंगे। उनका सारा ध्यान कहां केंद्रित हो जाएगा, लड़ाई झगड़े पर या डिफेंस गुड्स बनाने पर। तो अगर कभी भी वॉर सिचुएशन है तो उसमें ऑटोमेटिकली जो इकोनॉमीज इन्वॉल्व्ड हैं उनके इंटरनल प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएंगे, इनकम लेवल कम हो जाएंगे, हो सकता है बेरोजगारी भी हो जाए। तो ये यहां पे लिखा है कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो इट में ट्रिगर डाउन टर्न इन बिजनेस साइकिल्स। अच्छा, अब लड़ाई झगड़े खत्म हो गए, उसके बाद क्या होगा, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब जो लड़ाई होनी थी वो सब फिनिश हो गई। अब उसके बाद फिर नए सिरे से काम शुरू होगा, जो तोड़फोड़ हुई थी, नए रोड्स बनेंगे, नए ब्रिजेस बनेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। तो फिर धीरे धीरे उस इकोनॉमी में रफ्तार आएगी, फिर धीरे धीरे वहां पे एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ेंगे, धीरे धीरे वहां पे रोजगार बढ़ेगा। मतलब इस तरह से फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल या इनकम लेवल सब क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण हो गया। इसके अलावा ये तो आप सबको पता ही है, टेक्नोलॉजी शॉक्स। ओ गॉड, कई बार प्रोडक्ट्स को बनाने की नई नई और बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है, तो पता चला जैसे ही वो टेक्नोलॉजी आई, पुरानी टेक्नोलॉजी कूड़ा स्वाहा, और कभी कभी तो वो इंडस्ट्री ही पूरी की पूरी बंद हो जाती है। तो टेक्नोलॉजिकल शॉक्स की वजह से भी इंडस्ट्रियों में चेंज हो जाता है। तो कुछ इंडस्ट्री बूम में चली जाती हैं, उनकी एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, और हो सकता है कुछ इंडस्ट्री तो एकदम से क्या हो जाए, बस्ट, मतलब खत्म हो जाए। इसके अलावा तो आप देख ही रहे हो बच्चों, नेचुरल फैक्टर्स तो हो ही सकते हैं जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है, मतलब जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुनामी आ गई, या कुछ और तूफान आ गया, कोविड-19 कोरोना वायरस आ गया। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस को प्रभावित करती हैं, जो बिजनेस साइकिल्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है सर। इसके अलावा सर, बस इसके अलावा बच्चों खत्म होने वाला है चैप्टर, आखिरी सांसें ले रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कैसे इफेक्ट करता है बच्चों, ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, किसी कंट्री में जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उससे ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो जनसंख्या इतनी तेज बढ़ रही है कि जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो अच्छा काम होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा।
if the growth rate of population is higher than the rate of economic growth, there will be lesser savings in the economy. भाई इधर प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन उससे ज्यादा बढ़ रही है, तो सेविंग होगी कहां से इकोनॉमी में? इतनी सारी जनसंख्या है, सारा सामान ये खपत कर लेंगे और फिर भी लोग बच जाएंगे डिमांड करने वाले, तो सेविंग तो हो नहीं पाएगी। अब जब सेविंग नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होंगे देश में, इन्वेस्टमेंट भी कम होंगे देश में तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा देश में, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाएगी। तो इसीलिए भारत के देश के साथ यही समस्या है कि अगर हम जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर हम बढ़ा भी लें कहीं ना कहीं रहेंगे वो स्लो डाउन में, इसीलिए हमको लगता है इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो एक फैक्टर हो गया एक्सटर्नल पॉपुलेशन ग्रोथ। क्लियर? उसके बाद बच्चों बस ये लास्ट टॉपिक है छोटा सा, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें टॉपिक की हेडिंग पढ़ते ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस टॉपिक की हेडिंग में ही टॉपिक खत्म है। वाह सर ये बढ़िया टॉपिक है, ऐसे होने चाहिए सारे। टॉपिक की हेडिंग है रेलिवेंस, रेलिवेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस साइकिल्स, जो आपने टॉपिक पढ़ा बिजनेस साइकिल्स की इंपॉर्टेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो बिजनेस साइकिल्स होती हैं बच्चों, उतार चढ़ाव जो हमने पढ़ा कि कभी ट्रॉ आएगा, कभी एक्सपेंशन, कभी पीक, तो ये जो हैं इस तरह के जो बिजनेस साइकिल्स हैं ये बिजनेस के डिसीजन में मदद करते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, अब हमें अगर पता चले, आपको कोई बोले कि चलो भाई एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, लोग आएंगे हमारे रेस्टोरेंट में, लोग आएंगे, भीड़ होगी, खूब मुनाफा कमाएंगे, क्या आप खोलेंगे अभी रेस्टोरेंट? इस वातावरण को देखकर अगर आपको पता है कि यहां पर अभी कोरोना इफेक्ट है, कोविड-19 की वजह से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, तो ऐसे में क्या आप एक नए रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे? क्या आप ये बिजनेस डिसीजन लेंगे? नहीं लेंगे। और यही आज से 4 महीने पहले या 2019 की शुरुआत में मेरे दोस्त कहते थे भाई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, ये बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होता, जन्मों जन्मांतर लगते हैं, लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, रेस्टोरेंट तो चलेगा। तो उस समय बिजनेस डिसीजन जो था वो कुछ और था, आज बिजनेस डिसीजन है वो कुछ और है। क्यों चेंज हुआ? बिजनेस साइकिल की वजह से। तो बस ये टॉपिक यही समझाता है, हर पूरे इस राम कथा में यही लिखा है कि बिजनेस साइकिल्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे बिजनेस के डिसीजंस के लिए। और जो बिजनेस साइकिल्स को अच्छे से समझता है, जो बिजनेस साइकिल्स की अच्छी जानकारी जानता है, वो बिजनेस के डिसीजंस भी टाइमली ले पाएगा, सही ले पाएगा। और जो नहीं जानता वो टाइम के साथ वैनिश हो जाता है। तो ये बातें बस यहां पर लिखी हुई हैं, मतलब ये जस्ट आप एक बार रीड कर लेना, मैं लिख देता हूं जस्ट रीड। तो इसका कोई नोट नहीं बनाना, इसमें कोई नोट मेकिंग वाला पॉइंट है नहीं। चलो ठीक है सर, मजे आ गए। तो अब आपको 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से समरी गो थ्रू कर लो, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चंस डिस्कस। चलो तो आओ डिस्कशन करें शुरू। हाँ सर, डिस्कशन शुरू करते हैं। चलो ठीक है ना, तो साथ साथ करेंगे। पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 जितने नजर आ रहे हैं। चलो 1 2 5 करते हैं। 1 में लिखा है द टर्म बिजनेस साइकिल रिफर्स टू, कह रहा है बिजनेस साइकिल क्या होती है? बिजनेस साइकिल अप एंड डाउन इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, ना ये तो गलत कह रहा है। द फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये सही लग रहा है अभी तक तो। सी कह रहे डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नहीं डिक्लाइन थोड़ी ना। और डी कह रहे इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ना ये भी गलत कह रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, क्योंकि आपने पढ़ ही लिया ना बिजनेस साइकिल्स का मतलब क्या, कि फ्लक्चुएटिंग लेवल्स हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब उतार चढ़ाव दोनों आएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है। सेकंड, ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी
एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज, तो भाई एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, गिरावट। तो जब गिरावट आई है, गिरावट बिजनेस साइकिल नहीं, कॉन्ट्रैक्शन फेज, कॉन्ट्रैक्शन में खाली गिरावट है, लेकिन यहां लिखा है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, भयंकर। तो उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं बच्चों? उस टाइम पीरियड को कहते हैं रिसेशन। ठीक है ना, रिसेशन कहते हैं, रिकवरी भी नहीं कहते। उसके बाद है थर्ड, द ट्रॉ ऑफ ए बिजनेस साइकिल अकर्स व्हेन, बताओ ट्रॉ कब होता है? जब व्हेन डैश हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो ट्रॉ कब होता है? जब इन्फ्लेशन हिट्स इट्स लोएस्ट पॉइंट ना, मनी सप्लाई हिट इट्स लोएस्ट पॉइंट ना, एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो गतिविधियां हैं वो लोएस्ट पॉइंट पर होती हैं। तो यानी थर्ड का आंसर है सी। उसके बाद फोर्थ, द लोएस्ट पॉइंट इन द बिजनेस साइकिल। लो जी, फोर्थ में पूछ रहा है लोएस्ट पॉइंट इन बिजनेस साइकिल बताओ, वहीं से चल रहा हो, आंसर क्या है सर? ट्रॉ। वेरी गुड। उसके बाद फिफ्थ, लीडिंग इंडिकेटर इज, लीडिंग याद है ना, लीडिंग आगे भागने वाला, इज वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव अलोंग, नहीं साथ साथ तो नहीं चलता, ये तो आगे चलता है। वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव इन एडवांस, बिल्कुल सही। तो बी में ही लिखा है कि वो वेरिएबल जो एडवांस में चले, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आगे आगे भाग के चले। तो इसका मतलब फिफ्थ का आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, तो 1 to 5 क्लियर। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। 6, 7, 8। तो 6 में क्या लिखा है? ए वेरिएबल दैट टेंड्स टू मूव लेटर, जो बाद में आता है, पिछड़ा हुआ पिछड़ा हुआ पिछड़ा हुआ पिछड़ा हुआ, लैगिंग वेरिएबल, सिंपल। उसके बाद 7th, इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द बिजनेस साइकिल्स। मतलब कौन सी इंडस्ट्री थी, याद करो, जो मैंने मार्क करवाई थी कि जो सबसे ज्यादा प्रभावित या सेंसिटिव होती है, डिस्प्रोपोर्शनेट काम कौन सी इंडस्ट्रियों में होता है? तो सर आपने मार्क करवाया था, एक तो कैपिटल गुड करवाया था और एक ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड करवाया था। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल गुड एंड ड्यूरेबल गुड करवाया था ना, देख लो नोट्स में, चेक कर लो। उसके बाद 8th, ए डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वुड कॉज, ये 12th में चले जाओ, 12th में जाओ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा राइट ना, गलत है। तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा लेफ्ट में। हाँ, डिमांड कम हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। चलो ठीक है सर। उसके बाद 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या नहीं होता, कह रहा है डज नॉट अकर, क्या नहीं होता ये बताना है। कंज्यूमर परचेजेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द गुड्स टेंड टू इंक्रीज, ये तो होता है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज एट डिमांड फॉर लेबर राइजेज, ये भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है बच्चों। सी, बिजनेस प्रॉफिट्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड्स टू इंक्रीज, ये भी होता है। तो तीनों तो होते हैं इसका मतलब, तो क्या है? डी, नन ऑफ द अबव। उसके बाद 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ए टिपिकल बिजनेस साइकिल। टिपिकल बिजनेस साइकिल क्या है? वही मतलब बिजनेस साइकिल। ए, इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस, कह रहा है कि जब चढ़ाव आएगा उसके बाद उतार भी आएगा, फिर चढ़ाव आएगा फिर उतार आएगा। तो मुझे तो ए ही ठीक लग रहा है पढ़ते ही। बाकी बी में कह रहा है इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम, नहीं। इकोनॉमिक एक्सपेंशन फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं। स्टैगफ्लेशन इज फॉलोड बाय इन्फ्लेशनरी, नहीं। तो 10th का तो ए ही सही है। उसके बाद 11th, ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है बच्चों? रिसेशन याद करो, रिसेशन सब बेकार। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बच्चों बढ़ जाता है, बेरोजगारी तो बढ़ जाती है। एंड आउटपुट डब्बे बन रहे हैं वो कम हो जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ए, राइजेस कॉमा फॉल्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और आउटपुट फॉल हो जाएगा। उसके बाद 12th, 4 phases ऑफ बिजनेस साइकिल आर। बिजनेस साइकिल के कह रहे हैं 4 फेज बताओ, ये तो अच्छे से रट लिए थे शुरू में, पहला टॉपिक पूछ रहा है बताओ। पीक, रिसेशन,
ट्रॉ बूम, नहीं ये बूम और पीक तो सेम सेम हो गया, पीक डिप्रेशन ट्रॉ एंड बूम, इसमें भी वो सेम सेम हो गया, नहीं, पीक रिसेशन ट्रॉ एंड रिकवरी, हाँ ये ठीक लग रहा है क्योंकि ये चारों अलग अलग बातें हैं ना, पीक सबसे ऊंचाई, रिसेशन नीचे आ रहे हैं, ट्रॉ सबसे नीचे आ गए, रिकवरी ऊपर जा रहे हैं, रिकवरी मतलब एक्सपेंशन, रिकवरी मतलब वही एक्सपेंशन, तो ये चारों पॉइंट कवर कर रहे हैं। बाकी डी पढ़ लो, वैसे वो भी गलत ही होगा, पीक और बूम दोनों दे रखे हैं, गलत ही है। चलो उसके बाद 13th, लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, लीडिंग, अब याद करो, अब आएगा मजा। चलो अब बताओ, गलत बताओगे मुझे सबको पता है। आर यूज टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसी, ना, आर जनरली यूज टू फोरकास्ट इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, हाँ ये ठीक लग रहा है। आर इंडिकेटर ऑफ स्टॉक प्राइसेस, ना, आर इंडिकेटर ऑफ प्रोबेबल रिसेशन, ना। तो लीडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को फोरकास्ट करने के लिए करते हैं, तो ये जो पॉइंट बी में लिखा है बिल्कुल एप्ट लिखा है। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। 14, 15, 16। 14 में क्या लिखा है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड, व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिक्लाइनिंग, मतलब सब कुछ जा रहा है नीचे, द इकोनॉमी इज सेड टू बी, तो जब सब कुछ नीचे जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन ए। उसके बाद 15th, पीक्स एंड थ्रो, पीक्स एंड ट्रॉज ऑफ द बिजनेस साइकिल्स आर, बताओ क्या बताया था? पीक्स एंड ट्रॉज को क्या बताया था? आर टर्निंग पॉइंट्स। विराट कोहली आउट हो गया था ना, टर्निंग पॉइंट। उसके बाद 16th, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ठीक है 12th में चले जाओ, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ गया तो उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स टू राइज, नहीं ये तो गलत ही हो गया, इंटरेस्ट रेट तो राइज हो ही नहीं सकते, इंटरेस्ट रेट टू राइज ये तो शुरू में पढ़ते बच्चों, गलत हो गया। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई तो उल्टा कम होता है ना, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। सी में कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट टू फॉल, ठीक है यहां तक तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हाँ मनी सप्लाई जब बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, लोग ज्यादा इन्वेस्ट भी करेंगे। एंड एग्रीगेट डिमांड टू राइज, हाँ मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा। तो सी जो है वो बिल्कुल बच्चों ठीक है, डी अगर पढ़ोगे भी तो गलत होगा। चलो ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट 17, 18, 19, 20 और 21 भी दिख ही रहा है बस। तो 17 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस साइकिल, क्या बिजनेस साइकिल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्या नहीं है ये बताना है। बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वेल बीइंग, ये तो है। बिजनेस साइकिल अकर पीरियोडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, ये भी है, फीचर में पढ़ा था, देख लो मार्क होगा। बिजनेस साइकिल्स हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, ना 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 ये तो गलत कह रहा है, ये नहीं है फीचर, तो इसका मतलब सी। उसके बाद 18th, इकोनॉमिक रिसेशन शेयर्स ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट, कह रहा है रिसेशन के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन क्या नहीं है, रिसेशन क्या नहीं है ये बताना है। फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो है। इनकम ऑफ वेजेस एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन, ये भी है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इज एडवर्सली अफेक्टेड, हाँ ये भी है, न्यू इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती। डी इंक्रीज इन द प्राइजेस, ओ माय गॉड, कह रहा है प्राइजेस बढ़ जाएंगे इनपुट्स के, तो रिसेशन की तो बात कर रहा है। रिसेशन में तो हमने पढ़ा सब कुछ कम होता है, तो प्राइजेस कैसे बढ़ जाएंगे, तो यही गलत है, मतलब कि यही एक्सेप्ट है, तो डी ऑप्शन इज आंसर हो गया इसका। उसके बाद 19th, द डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल के जो अलग अलग फेजेस हैं डू नॉट हैव सेम लेंथ एंड सिविरिटी, मतलब हर बिजनेस साइकिल की लेंथ सेम नहीं होती और उनकी इंटेंसिटी भी अलग होती है, तो वैसे तो यही सही लग रहा है। बी में लिखा है एक्सपेंशन फेज ऑलवेज लास्ट मोर देन 10 ईयर, नहीं है तो बेकार बात है। लास्ट मेनी ईयर्स एंड आर डिफिकल्ट टू गेट ओवर इन शॉर्ट पीरियड, ये भी गलत बात है।
तो ए है इसका सही आंसर। उसके बाद 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ को इंसिडेंट इंडिकेटर। को इंसिडेंट इंडिकेटर कौन सा नहीं है? याद है नोट्स में मार्क करवाया है। को इंसिडेंट कॉन्करेंट इंडिकेटर क्या नहीं है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन्फ्लेशन है, रिटेल सेल्स है, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट ये नहीं है। ये दूसरा इंडिकेटर है, ये को इंसिडेंट इंडिकेटर नहीं है, तो डी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश ट्रेड साइकिल्स अकर ड्यू टू ऑनसेट ऑफ इनोवेशंस। इनोवेशंस की वजह से भी ट्रेड साइकिल्स में परिवर्तन है। ये किसने कहा था? याद करो, 3 बार बुलवाया है। सर 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 श्यूम्पीटर, वेरी गुड। तो ये कहा है श्यूम्पीटर ने, ठीक है। तो बस सारे क्वेश्चंस हो गए बच्चों, चेक आप करके देख लेना, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है। तो हमने सारा डिस्कशन कर लिया और ये चैप्टर नंबर 5 हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो गया। सारे क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए। नोट्स अब आपको बनाने हैं, मैं चेक करूंगा कि किसने क्या नोट्स बनाए। तो बस आज के लेक्चर में हमें इतना ही करना था। बाय।